बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स के आज के लेक्चर का टॉपिक वेक्टर बेस्ड न्यूमेरिकल के साथ मैं दानियाल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम स्केलर और वेक्टर के बारे में एक डिटेल चैप्टर अब डिस्कस कर चुके हैं और स्केलर और वेक्टर क्या चीज़ होती हैं, वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके अलावा एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, स्केलर वेक्टर क्या चीज़ होती है और आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट इस लेक्चर पर आया है और उसने वो लेक्चर नहीं लिया है तो मैं इस लेक्चर के नीचे उस लेक्चर का लिंक दे रहा हूँ, उसको आप जाके पहले समझिए ताकि आपको इस लेक्चर को समझने में आसानी हो। इस लेक्चर में हमारा जो मेन कंटेंट्स है वो क्या है, इसमें हम वेक्टर और स्केलर न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं पहले उसको देखेंगे। उसके बाद फिर ये देखेंगे कि रिजल्टेंट कैसे मालूम किया जाता है। रिजल्टेंट मालूम करने के बाद हम ये सीखेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बेस्ड न्यूमेरिकल क्या होते हैं, ऐसे कौन से न्यूमेरिकल हैं जिनमें हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और लास्ट में स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पर देखेंगे, किस तरह से स्केलर प्रोडक्ट अगर आ रहा है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा और अगर वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के जानिब, जिसमें हमें बेसिक फार्मूलाज देखने हैं वेक्टर के। अगर हमें कभी मैग्नीट्यूड मालूम करने का कहा जाए और साथ में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो, यानी कि एफ एक्स फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों गिवन हो, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे मालूम करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर, यानी कि जो भी रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका स्क्वायर प्लस जो भी हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है रिजल्टेंट वेक्टर का यहाँ पर डायरेक्ट फोर्स का था और यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर का मालूम करना है और इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ, तो सिंपल क्या करेंगे, अंडर रूट जितने भी एफ एक्स के हमारे पास 2 या 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे उन सबको प्लस करके उनका स्क्वायर ले लेंगे और जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे उन सबको प्लस करके उनका स्क्वायर ले लेंगे और जो भी आंसर आएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रिजल्टेंट होगा। सिमिलरली अगर हमें रिजल्टेंट मालूम करना है लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं है, डायरेक्टली फोर्स हैं, यानी कि 2 फोर्सेज हैं, एक का नाम है F1 और एक का नाम है F2, तो अब किस तरह से इसका मैग्नीट्यूड मालूम होगा उसके रिजल्टेंट का, अंडर रूट F1 का स्क्वायर ले लेंगे पहली फोर्स का, फिर दूसरी फोर्स का स्क्वायर प्लस कराएंगे और फिर 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है, थीटा वो जो एंगल वहाँ पर जो भी गिवन होगा वो रख लेंगे, F1 F2 को मल्टीप्लाई कराएंगे cos थीटा से, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कराएंगे और देन उसको प्लस करा देंगे इन तीनों के अंदर, उसका रूट ले लेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ देखें, हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है डायरेक्टली फोर्स का, तो सिंपल एक फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेके उसको प्लस करके रूट ले लिया। लेकिन अब की बार जो हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे एक से ज़्यादा, तो यहाँ समीशन करा लेंगे उन तमाम फोर्सेस का, एक्स कंपोनेंट का भी और वाई कंपोनेंट का भी, उनका स्क्वायर ले लेंगे। इस दफ़ा में हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है रिजल्टेंट वेक्टर का, लेकिन इस बार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं है, डायरेक्टली फोर्स गिवन है, 2 फोर्सेस गिवन है, तो उसमें हम इस तरह से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जनाब थोड़ा सा एक रिव्यू देते चलूँ कि ये फार्मूला बन कैसे रहा है। तो सपोज़ करें आपके पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक फोर्स है जिसका नाम है P और एक फोर्स है जिसका नाम है Q, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप सपोज़ करें कि आपके पास ये P और ये Q आपने एडिशनल हेड टू टेल रूल के तहत इसको प्लस करा लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक P आ गया और यहाँ से लेके यहाँ तक Q आ गया। जब आपने इसका रिजल्टेंट लिया तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गई, इस रिजल्टेंट से आपने इसका वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉप कर दिया और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक्स कंपोनेंट आ गया। अगर मैं ट्रायंगल COD की बात करूँ, यानी कि COD ट्रायंगल की बात करूँ, तो इसमें मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम लगता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है वो बराबर है एंगल O से लेके C तक का, तो OC का स्क्वायर, बेस बराबर है O से लेके D तक तो OD का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर बराबर है C से लेके D तक तो CD का स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये OD जो है, ये OD बराबर है OA प्लस A प्लस AD, ठीक है ना, ये 2 हैं, O से लेके O तक फिर A से लेके D तक, तो मैंने इस OD को OA प्लस AD का स्क्वायर कर दिया प्लस CD स्क्वायर, ऐसे ही आ गया। ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इस तरह से आ गया प्लस CD स्क्वायर ये आ गया। अच्छा, अब आप सपोज़ करें कि OA जो है, सपोज क्या करना है, ये कन्फर्म है O से लेके A तक जो है वो P के बराबर है, तो यहाँ P स्क्वायर रख दिया, जबकि AD जो है A से लेके D तक ये हमारे पास AD स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। या हमारे पास Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास लास्ट निकल कर आएगा, इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बनता है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। और ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है।
ओ ए स्क्वायर, ओ ए की जगह हमने क्या रख दिया है, पी, यहाँ हमारे पास पी आ गया, ओ ए का स्क्वायर था तो पी स्क्वायर हो गया। ए डी जो है हमारे पास ए डी स्क्वायर थीटा, इस ए डी स्क्वायर प्लस 2OA/OD, ठीक है। अब ये ए डी जो है ए से लेके डी तक, ये जो है मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता है हम किससे शो कराते हैं, कॉस से शो कराते हैं। तो ये क्यू का, क्यू जो हमारे पास आया है, ये क्यू इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसलिए यहाँ मैंने क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रखा है, प्लस 2 ऐसे ही आ गया। ओ ए बराबर है पी क्यू के, ठीक है, पी, और ए जो है वो बराबर, और ए डी जो है मेरे पास बराबर है जो है अलग अलग करे क्यू कॉस थीटा के, तो क्यू कॉस थीटा यहाँ रख के, प्लस सी डी जो है सी से लेके डी तक, ये मेरे पास क्यू का वर्टिकल कंपोनेंट है, तो यहाँ रख दिया मैंने क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली ओ सी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस पी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब अगर आप इसको देखें, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जब मैं प्लस कराऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में से क्यू स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, ये कॉमन आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर इस तरह से आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, बचेगा क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, इन दोनों की जगह आ गया क्यू स्क्वायर, और 2p क्यू कॉस थीटा ऐसे ही आ गया। ये ओ सी जो है ये हमारे पास रिजल्टेंट है, ठीक है, तो रिजल्टेंट ओ सी की जगह रिजल्टेंट लिख दिया। इस पे से स्क्वायर हटाने के लिए दोनों जगह रूट लगाया, तो इस पे रूट आ जाएगा, इस पे से रूट हट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर F1 टू F2 की बात, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर की बात हो रही है। यहाँ पर P और Q से रिजल्ट फोर्स लिया है, तो ये डिपेंड करता है कि F1 F2 है या P या Q है। तो यहाँ पर P स्क्वायर Q स्क्वायर है, यहाँ F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर है, 2p Q cos थीटा है, यहाँ 2F1 F2 cos थीटा है, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 1 आपके पास ये है कि आपको दो फोर्सेस गिवन है, एक 5 न्यूटन की और एक 20 न्यूटन की, यानी कि F1 5 न्यूटन हो गया, F2 20 न्यूटन हो गया, ठीक है, और उनके दरमियान एंगल बन रहा है 120 डिग्री का। तो आपने रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। मैग्नीट्यूड मतलब अगर आप उसी अपने पहले वाले उस पर आएँ तो आपके पास दो फोर्सेस गिवन है, F1 और F2, ठीक है, F1 और F2, और एंगल भी गिवन है। तो मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिया, F1 का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस F2 का, अच्छा ये 2 जो लिखा है ये 2 स्क्वायर है और ये भी 2 स्क्वायर है, ठीक है। F2 का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, 2 की जगह 2 रखा, F1 की जगह 5 रखा, F2 की जगह 20 रखा, और cos 120 आ गया। जब आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, 2 ऐसे ही आ गया, 5 20 और cos 120 बराबर हो जाएगा -0.5 के। जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 425 आ जाएगा, प्लस ये सब मल्टीप्लाई होकर -100 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। -100 जब आएगा तो 425 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 425 में से 100 माइनस करेंगे, √325 आएगा। कैलकुलेटर पे सिंपल √325 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18.02 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड आ गया। सिंपल, जब भी आपको दो फोर्सेस गिवन होंगी, चाहे वो PQ के नाम से हो, F1 F2 के नाम से हो, RS के नाम से हो, आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है और मैग्नीट्यूड मालूम करना है। प्रॉब्लम नंबर 2 है आपकी कि आपके पास 3 फोर्सेस हैं और वो किस तरह से एक्ट कर रही हैं कि पहली फोर्स जो है वो 10 न्यूटन की है, ईस्ट की तरफ है। यहाँ मैंने कंपास बना दिया है, ईस्ट इस तरफ होता है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ। पहली फोर्स 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ, दूसरी फोर्स 15 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मतलब बिल्कुल सेंटर में, तो इसके बिल्कुल सेंटर में नॉर्थ ईस्ट की तरफ 15 न्यूटन की दूसरी फोर्स आ गई। तीसरी फोर्स 20 न्यूटन नॉर्थ की तरफ, ये 20 न्यूटन की तीसरी फोर्स आ गई, ये F3 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये F1 लिखा हुआ है, ये F3 होगी। फाइंड द मैग्नीट्यूड बाय सॉल्विंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बाद साथ सॉल्व करते हुए। स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का फासला होता है, 90 डिग्री होता है। तो सेंटर में जब आप आओगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 45 होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक 45 होगा, 45 45 90। Fx जो है, जो भी x कंपोनेंट होता है वो बराबर होता है F cos थीटा के, और जो y कंपोनेंट होता है वो बराबर होता है F sin थीटा के। तो यहाँ पर 3 Fx होंगे क्योंकि 3 फोर्सेस हैं, तो F1 cos थीटा, F2 cos थीटा, F3 cos थीटा, और 3 ही Fy होंगे, F1 sin थीटा, F2 sin थीटा, F3 sin थीटा। पहले Fx cos थीटा को सॉल्व करते हैं, तो F1 10 cos 0, क्योंकि F1 जो है उसका एंगल कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल x पर है, तो यहाँ पर cos 0 हो जाएगा। F2 जो है, F2 की जगह 15 आ जाएगा, लेकिन एंगल कितना लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 का। F3 जो है उसकी जगह 20 आएगा, लेकिन 90 का एंगल लगेगा, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। एंगल जो भी नापा जाता है वो यहाँ से लेके नापा जाता है जहाँ तक भी होगा, ठीक है। मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको, आगे आपका आंसर आ जाएगा 20.60 न्यूटन।
सिमिलरली एफ वाई जो है वो बराबर होता है एफ साइन थीटा के। 3 फोर्सेज हैं तो F1 साइन थीटा, F2 साइन थीटा, F3 साइन थीटा, तीनों को प्लस करा लेंगे। वही बराबर दोबारा एंगल्स की वही बात होगी, 0, 45 और 90 लगेगा। सॉल्व करेंगे 30.60 न्यूटन आएगा। अब आपके पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो ये वाला मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज़ होगा, समीशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई का स्क्वायर। जो भी एफ एक्स का समीशन का आंसर आया वो यहाँ रखेंगे, जो भी एफ वाई के समीशन का आंसर आया वो यहाँ रखेंगे। ठीक है, रखने के बाद आपने इनको सॉल्व कर लेना है, स्क्वायर लेना है, इनको सॉल्व करना है और करने के बाद आपका मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो 36.88 न्यूटन आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाएं कि अगर आपको डायरेक्शन मालूम करनी हो तो फिर आप क्या करेंगे। तो अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो डायरेक्शन मालूम करने का फॉर्मूला इस तरह से होगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। और अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं है तो उसको मालूम करने के लिए आपके पास F2 साइन थीटा डिवाइड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। याद रखें F1 F2 की जगह QOP, PQ, YZ कुछ भी यूज़ हो सकता है। 2 फोर्सेज हैं, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। प्रॉब्लम 1 जो हमारी पहली प्रॉब्लम थी जिसमें हमने वही ये सेम क्वेश्चन है, 5 न्यूटन और 20 न्यूटन है, 120 डिग्री का एंगल है, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन मालूम करनी है। मैग्नीट्यूड हम मालूम कर चुके हैं। मैग्नीट्यूड मैं आपको बताऊं कैसे मालूम किया था हमने, तो ये हमारे पास ठीक है मैग्नीट्यूड हमने मालूम किया था। यहाँ पर सॉल्यूशन हम लेंगे सिंस वी हैव ओनली फोर्स नॉट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं है, डायरेक्टली हमें फोर्स गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैंने क्या कहा था कि जब आपके पास यू डोंट हैव रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली सिंपल वैल्यू सॉल्व रखेंगे यहाँ पर। अच्छा, एक बात आपने याद रखना है कि इसको सॉल्व करते हुए टेंजेंट की वैल्यू मालूम करते हुए आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्री पे होना चाहिए, रेडियन पे नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। सिमिलरली जो दूसरा है हमारे पास, इसमें डायरेक्टली फोर्स नहीं है बल्कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये हमने सॉल्व किए, ठीक है, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे डायरेक्शन मालूम करने के लिए, समीशन एफ वाई अपॉन समीशन एफ एक्स। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी 55.77 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब बारी है स्केलर प्रोडक्ट न्यूमेरिकल की। स्केलर प्रोडक्ट अगर हमें 2 वेक्टर्स का मालूम करना होता है तो वो कैसे ऑब्टेन होता है। लेट सपोज आपके पास एक वेक्टर है A और वो I Y और I J और K तीनों डायरेक्शन में मौजूद है, B वो भी I J K तीनों डायरेक्शन में मौजूद है और आपको इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लेना है। तो A डॉट B का मतलब है इनके दरमियान स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि जब 2 वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और आंसर उनका स्केलर आ जाए, उनकी कोई डायरेक्शन ना आए, तो आपने क्या करना है, A के वेक्टर को पूरा लिखना है, डॉट लगा के B के वेक्टर को पूरा लिखना है। ठीक है, और AX को BX के साथ मल्टीप्लाई कराना है, AY को BY के साथ मल्टीप्लाई कराना है, AZ को BZ के साथ मल्टीप्लाई कराना है, दोनों को प्लस करा देना है। देखिए I और I से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, I डॉट I 1 के बराबर होता है स्केलर में, आपको याद हो अगर, तो 1 तो ख़त्म ही हो जाएगा, इसलिए I J और K तीनों ख़त्म हो जाएंगे। AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ आ जाएगा। ठीक है, इसका एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। लेट सपोज आपके पास 2 वेक्टर हैं, A 2I प्लस 3J माइनस K के बराबर, B I प्लस J प्लस 2K के बराबर। जहाँ कोई नंबर नहीं होगा वहाँ 1 होगा। ठीक है, आपने अगर A और B का स्केलर प्रोडक्ट मालूम करना है तो दोनों के वेक्टर्स को आपने इस तरह से लिखा, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है, 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ -1 है, माइनस का साइन है, -1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे, आपके पास एंड में आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी स्केलर प्रोडक्ट मालूम होगा तो इस तरह से फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट से, सेकंड वाली वैल्यू को सेकंड से, थर्ड वाली वैल्यू को थर्ड से मल्टीप्लाई करके आपस में दोनों को प्लस करा देंगे। अब बारी आती है वेक्टर प्रोडक्ट की, कि जब दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट में आपको सवाल किस तरह से दिया जाएगा कि आपको 2 वेक्टर्स दिए जाएंगे और कहा जाएगा इनका A क्रॉस B मालूम करें। तो A क्रॉस B मालूम करने के लिए आप हमेशा इनका मैट्रिक्स बना लेते हैं, I J K इस तरह से आ जाएगा, फिर पहले वेक्टर का AX AY AZ, फिर दूसरे वेक्टर का BX BY BZ, ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब डिटर्मिनेंट इसका कैसे मालूम होता है, अगर आपको A क्रॉस B मालूम करना है तो पहले आप लिखेंगे I के सामने वाला ये वाली रो और ये ग्रुप, इसको ख़त्म करके ये इन 2 को फॉलो करेंगे, AY BZ माइनस AZ BY। पहली वैल्यू प्लस में थी, दूसरी वैल्यू खुद ब खुद माइनस में ले लेंगे, J हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, जब J लेंगे तो J के साथ ये और ये ख़त्म हो जाएगा, AX BZ AZ BX माइनस साइन बीच में आ जाएगा। फिर पिछली बार माइनस में लिया था, अब प्लस का K ले लेंगे, जब प्लस का K लेंगे तो ये वाली लॉ ख़त्म हो जाएगी और इन 4 के ऊपर काम होगा, AX BY माइनस AY BX। इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं एक। सॉरी, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं A और B, इनका मैंने मैट्रिक्स बना लिया, I J K, पहले वेक्टर का 2
3 और -1, दूसरे वेक्टर का 1 1 और 2। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ay की जगह 3 रख लूँगा, तमाम चीज़ें रखूँगा, सॉल्व करूँगा और सॉल्व करने के बाद एंड में मेरे पास 7i - 4j - k बचेगा। अगर इसको सॉल्व करने में आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके आसान तरीका समझा दूँगा, या आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसको सॉल्व कर दूँगा। क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल आपने वैल्यूज़ रखनी है, मल्टीप्लाई कराना है। अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो स्टेप नंबर देखकर आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सही हल बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और आपका इस लेक्चर के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट्स में। मैं आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दोबारा किसी नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।